हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि ये मैथ की क्रैश कोर्स है और आज डेमो क्लास है जिसमें लगभग सभी चैप्टर के क्वेश्चन को शामिल किया गया है और सभी क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन लेवल के हैं। इससे ऊपर लेवल का एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट बताना चाहूँगा। जो भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ पढ़ सकते हैं इस बैच में, सिलेक्शन बैच में, जिसमें 25 दिन का टारगेट लिया गया है। 25 दिन में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, हर एक चैप्टर को बताया जाएगा, एग्जाम से पहले इसको समाप्त कर दिया जाएगा। इस कोर्स की फ़ी नॉमिनल रखी गई है, मात्र 99 रुपया। 99 रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए जो भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको यूट्यूब पर ही क्लास मिलेगी, लेकिन ये क्लास सबके लिए अवेलेबल नहीं होगी। जो भी ये परचेज़ करेगा उसी को ये क्लास मिलेगी। लिंक के माध्यम से आप जुड़कर पढ़ सकते हैं। मात्र 99 रुपये में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इसको खरीदना चाहते हैं, इस नंबर पर आप फ़ोन पे, गूगल पे या भीम के माध्यम से पेमेंट करके इस व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के सवाल जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन लेवल के हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। ए और बी के वेतन के योग का उनके वेतन के अंतर से अनुपात दिया हुआ 11:1, यानी कि ए और बी के वेतन का योग उनके वेतन के अंतर से अनुपात दिया हुआ है 11:1। आगे क्या बोला है, बी और सी के वेतन के योग का उनके वेतन से अनुपात भी है 11:1, यानी कि बी और सी के वेतन का योग उनके वेतन का अंतर का अनुपात भी कितना है, 11:1 है। आगे बोला है यदि ए का वेतन सबसे अधिक है और सी का सबसे कम है तो बी का वेतन कितना है, यह देखते हुए कि कुल वेतन कितना है, 18,200 है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का है, आप इसको समझ के बनाने का कोशिश करिए। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ हम लिखते हैं ए प्लस बी, इन दोनों के वेतन का योग हो गया। इन दोनों के वेतन का अंतर ए माइनस बी का अनुपात आपको दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में 11:1। तो यहाँ से हम ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं, ए बटा बी, ये दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, एक बार रेशियो को जोड़िए और 2 से भागा दीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा ए का रेशियो, यानी कि 11:1। इन दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 12, और 12 में 2 से भागा दीजिएगा तो 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका ए का रेशियो। ऐसा क्यों होगा मैं आपको यहाँ बताता हूँ, पहले आप इसको समझिए। फिर जब इस रेशियो को एक बार घटाइएगा और 2 से भागा दीजिएगा तो बी का निकल जाएगा। 11 में 1 घटाइए 10 हो जाएगा, 10 को 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये बी का रेशियो आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ यहाँ आप समझिए। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है ए और बी के वेतन का योग कितना है, 11 यूनिट मान लीजिए, और ए और बी के वेतन का अंतर कितना है, 1 यूनिट है, यानी 11:1 है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये यहाँ समीकरण बन गया 1, ये आपका बन गया क्या 2। अब बी प्लस में है माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा क्या 2a बचेगा। 2a बराबर क्या हो जाएगा, 11 और 1 12 हो जाएगा, जुड़ गया यहाँ। फिर यहाँ से आप 2 से भाग कर दीजिए, कैंसिल कीजिए तो ये बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वही काम हम यहाँ डायरेक्ट किए, डायरेक्ट हम किए कि कैसे आप यहाँ लिख सकते हैं कि कैसे आप ए और बी का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। जब ए का आ गया 6 और कुल है ए प्लस बी बराबर 11, ये यहाँ 6 तो बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वही हम बी का यहाँ डायरेक्ट निकाल लें, बी का रेशियो 5। कुछ इस बेस्ट अप्रोच से आपको मैं बैच में पढ़ाऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं, आप समझ गए कि कैसे ये हुआ। अब इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर आगे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए आगे क्या बोला है, बी और सी के वेतन का योग। तो यहाँ आप लिखिए क्या, इधर आपका निकल गया बी और सी के वेतन का योग और इनके वेतन का अंतर, यानी बी माइनस सी का अनुपात भी कितना है, 11:1 है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप बी और सी का रेशियो निकाल लीजिएगा, बी बटा सी बराबर क्या हो जाएगा, जैसा कि इधर किए। एक बार रेशियो को जोड़िए, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 2 से भागा दीजिए तो बी का निकल जाएगा 6।
ठीक है। एक बार रेशियो को घटाइए, 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, 2 से भागा दीजिए 5, ये आपका निकल के क्या आ गया सी का रेशियो। अब देखिए ये बी और सी इन तीनों को कैसे कंबाइन कर सकते हैं, ये रेशियो बी रेशियो सी इन तीनों को हम कैसे मिला सकते हैं। यहाँ आप देखिएगा बी आपका कॉमन है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, लेकिन बी यहाँ 5 है और बी इसमें क्या है 6 यूनिट है। तो इसको कैसे बराबर कीजिएगा, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ आप बी में गुना कर दीजिए 5 का, तो बी यहाँ हो गया 30, यहाँ गुना कर दीजिए बी में क्या 6 का, तो यहाँ हो गया बी 30। तो बी अब बराबर हो गया। रेशियो क्या कहता है, जितना ऊपर से गुना कीजिएगा नीचे भी आपको उतना गुना करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बैलेंस में रहती है। यहाँ ऊपर 5 से गुना किए तो यहाँ भी आपको 5 से सी में गुना करना पड़ेगा, यहाँ बी में 6 से गुना किए तो यहाँ भी आपको ये में 6 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ से ये और बी का रेशियो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ये बराबर कितना हो जाएगा 6 छक 36 हो गया, ठीक है। और बी बराबर कितना हो जाएगा 30 निकल के आ गया, दोनों में बी को हम बराबर कर दिए। और सी बराबर कितना आया, इधर देखिए 25 25, ठीक है। सी का रेशियो कितना आ गया 25 आ गया। यहाँ तक हम कर लिए। अब इन तीनों के वेतन का योग आपको दे दिया है, ठीक है। कितना दिया है 18,200 दिया हुआ है। तो रेशियो को जोड़िए, कुल रेशियो कितना है 36 और 30 कितना हो जाएगा 66, 66 और 25 91 हो जाएगा। यानी कि 91 रेशियो बराबर आपको दे दिया कितना 18,200 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको एक रेशियो बराबर निकालिए, तो देखिए 91 से ये 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। एक रेशियो बराबर आपका आ जाएगा कितना 200, एक रेशियो बराबर 200। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है बी का वेतन कितना होगा, बी का वेतन आपसे पूछा है, बी का कितना वेतन होगा। तो बी का रेशियो कितना है 30 आया है, बी का रेशियो 30 आया है। एक रेशियो बराबर आपका कितना आया है 200 आया है। तो 30 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, आप इसमें 30 से गुना कर दीजिए, 30 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 पर 3 0, 6000 आपका बी का वेतन होगा, 6000 बी का वेतन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन लेवल का था। इसमें आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और बैच में आपको कुछ यही बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जो एग्जाम में दूसरों से आपको आगे कर देगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या बोला गया है, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं। ये परसेंटेज का सवाल है। 55% क्या है पुरुष हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें 55% क्या है पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। तो आप यहाँ से समझिए कि कुल कितने मतदाता हैं। आप कुल 100 मतदाता मान लीजिए, उस निर्वाचन क्षेत्र में कितने मतदाता हैं 100 हैं। यहाँ से 55% जो है वो पुरुष हैं, तो इसका जो 55% होगा वो पुरुष होगा, यानी कि मेल इसको मानिए। तो 100 का 55% निकालिएगा तो कितना आएगा 55, और जो शेष होगी वो महिलाएं हैं, यानी कि फीमेल एफ, ठीक है। तो शेष कितना है 100 में 55 पुरुष है तो 45 कितना हो जाएगी महिलाएं हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या बोला गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा तभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। बोला गया है यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, यानी 40% पुरुष जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, तथा 40% महिलाएं शिक्षित है और 40% महिलाएं जो है वो पढ़ी लिखी है, शिक्षित है। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या, ठीक है, क्या पूछा है, शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम प्यारा सवाल है। पूछा है शिक्षित पुरुषों की संख्या, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे शिक्षित पुरुषों की संख्या। तो अशिक्षित पुरुष कितना है 40% है, अशिक्षित पुरुष 40% है, तो शिक्षित पुरुष कितना हो जाएंगे 60% हो जाएंगे। कुल पुरुष है आपका 55 का आप 60% निकाल दीजिए, इसका आप 60% निकालिए। तो 55 का जब आप 60% निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 33 पुरुष जो हैं वो क्या हैं शिक्षित हैं, ठीक है, एजुकेटेड हैं। आगे क्या बोला है, अशिक्षित महिलाओं की संख्या आपको निकालना है। तो शिक्षित महिलाएं कितना है 40%, शिक्षित महिलाएं 40% है, तो अशिक्षित महिलाएं कितनी हो जाएगी 60%। कुल महिलाएं 45 का आप 60% निकाल दीजिए, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा अशिक्षित महिला निकल के आ जाएगा। तो इसका 60% निकालिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 27, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। यहाँ से अब आपका काम आसान हो गया। पूछा आपसे शिक्षित पुरुषों की संख्या, तो ये है आपका शिक्षित पुरुषों की संख्या 33,
अशिक्षित महिलाओं की संख्या से, तो ये है अशिक्षित महिला, ठीक है, इसकी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिए 27 से 33 कितना अधिक है? 6 अधिक है, ठीक है। किस पर? जिससे बोला जाए, किसका पूछा है? अशिक्षित महिलाओं की संख्या से, जिससे बोला जाए आप उसको नीचे रखिए, तो 27 को नीचे रखिए और गुना 100 कर दीजिए प्रतिशत में निकालने के लिए। अब इसको कैंसिल करिए 3 से, 3 दूना 6, 3 से कैंसिल कीजिएगा 9 बार में जाएगा 27, तो आ गया आपका कितना? 200/9 आ गया। 200/9 बराबर क्या होता है? 22.2/9% होता है। ये आपको अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आता है तो आप आसानी से इस चीज़ों को लिख सकते हैं। इसीलिए आपसे बोलते हैं कि आप बैच में जुड़िए और वहाँ हमसे पढ़िए, आपको हर एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जो एग्जाम में आपको फ़ायदा करेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22.2/9%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। तो देख रहे हैं कि इतना लेंदी क्वेश्चन को कितने शॉर्ट तरीके से आपको बताने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब इसका आंसर आप करिए। ये भी एज का सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये क्या बोला गया है? 5 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात आपको दे रखा है, तो आप यहाँ लिखते जाइए, ठीक है। ये यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए आप ए, ठीक है, अनुपात बी। 5 वर्ष पहले बोला है, अनुपात कितना था? 4:5। ये जो है वो 5 ईयर अगो है, ठीक है। 5 ईयर अगो मीन्स 5 साल पहले। आगे क्या बोला है? 5 वर्ष बाद ये की आयु बी की आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद यानी कि 5 ईयर आफ्टर, 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:7 हो जाएगा, ठीक है। 6:7 हो जाएगा। आगे बोला है यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से आप ए और बी की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पहले का रेशियो आपको दे रखा है, 5 वर्ष बाद का रेशियो आपको दे रखा है, तो अंतर कितने वर्षों का है? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, 10 वर्षों का अंतर है। तो आप यहाँ लिखिए कितना? 10 ईयर, 10 वर्ष। अब लगा दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको 4 को गुना कीजिए 7 से और 5 को गुना करिए 6 से, इन दोनों का अंतर लीजिए। तो 4 को करेंगे 7 से कितना हो जाएगा? 28, और 5 को करेंगे 6 से कितना हो जाएगा? 30। अंतर कितना हो गया? 28 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा? 2। तो ऊपर में यहाँ लिखिए क्या? 2 यूनिट बराबर। अब नीचे भी अंतर लीजिए, 6 को गुना कीजिए 10 से 60, 7 को गुना कीजिए 10 से 70। अंतर कितना है? 60 और 70 का अंतर 10 है, तो 2 यूनिट बराबर 10। अब यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 रेशियो बराबर आपका निकल के आ गया 5। 1 रेशियो बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ से आप ए का और बी का दोनों का वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो जो ऊपर में रेशियो होगा उसी का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ऊपर में क्या है? ए का है और बी का है। ए का कितना है? 4 और 1 बराबर कितना आया है? 5। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। ये आ गया आपका ए का आयु 5 वर्ष पहले का, ये 5 ईयर अगो का रेशियो है, ठीक है। और यहाँ से बी का भी निकाल लेंगे। बी का कितना है? 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। और 1 बराबर कितना आया है? 5 आया है। तो बी का कितना हो जाएगा? 25। बी की आयु कितना हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये जो आया ये 5 वर्ष पहले इन दोनों का आयु आया है, ठीक है। तो वर्तमान में लाने के लिए 5 वर्ष इसमें जोड़ना होगा, क्योंकि 5 वर्ष पहले का आयु है ये। तो बी की आयु कितना हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी वर्तमान में। 5 वर्ष आपको इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, तो ए की वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो ए की वर्तमान आयु कितना आ जाएगा? 25 वर्ष। ए की वर्तमान आयु 25 वर्ष। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है आप उसको पढ़िए। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, वर्तमान में सी जो है वो बी से 10 वर्ष छोटा है, तो बी की वर्तमान आयु कितना आया है? 30 आया है। इससे 10 वर्ष छोटा है सी वर्तमान में, तो 10 वर्ष इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। 20 वर्ष जो है ये आपका निकल के आ गया सी की आयु। किसका आया? सी की वर्तमान आयु आया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो ए की वर्तमान आयु कितना निकालें? 25 वर्ष निकालें। तो 25 अनुपात सी की वर्तमान आयु कितना निकालें? 20 वर्ष निकालें। 20। अब इसको कैंसिल कीजिए 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में। तो ये और सी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से इसको किए। अगर नहीं समझ में आया होगा वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
अगले सवाल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल है। आज का सभी सवाल ना जितना बोलते थे कि सर थोड़ा हार्ड लाइए, कुछ उसी टाइप का ये सारा सवाल है। आप अगर यदि इसको सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, आप दूसरों की तुलना में बहुत आगे हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप। क्या बोला गया है? ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं और 5:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं। किसके अनुपात में? 5:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं। व्यापार में होने वाला लाभ का 10% एक ट्रस्ट में जमा करके शेष लाभ को पूंजी के अनुसार बांटा जाता है, ठीक है। यदि बी का हिस्सा 1200 है तो कुल कितने रुपये का लाभ हुआ? तो समझिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। अब इसको देखिए, उतनी ही स्मार्ट तरीके से आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। मान लीजिए आप कि कुल कितना लाभ हुआ? 100 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। इसमें से 10% जो है वो ट्रस्ट को चला गया, दान में 10% ट्रस्ट को दे दिया गया। इसका 10% यानी कि 10 ये ट्रस्ट में चला गया। बचा कितना? 90 बचा। 90 को यानी कि जो लाभ बचा है वो पूंजी के अनुसार बांटा गया है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो इन लोगों का पूंजी का अनुपात क्या था? 5:4, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं ये और यहाँ लिखते हैं बी। इसका कितना है? 5 और इसका कितना है? 4। इन दोनों का कितना है? 5 4 9 यूनिट है। और ये बचा हुआ लाभ कितना है? 90 है, ठीक है। यानी कि 9 बराबर आपका कितना है? 90 है। तो 1 बराबर आप निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1 बराबर आपका आ गया 10। तो यहाँ से हम ए का हिस्सा और बी का हिस्सा यानी कि ए का लाभ और बी का लाभ दोनों का निकाल सकते हैं। 1 बराबर आपका आ गया कितना? 10। और ए का कितना लाभ में हिस्सा था? 5। तो 1 बराबर 10, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10 से गुना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ए का लाभ में हिस्सा 50 और बी का लाभ में हिस्सा, बी का 4 है और 1 बराबर 10 है, तो बी का कितना हो जाएगा? 40 हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, यदि बी का हिस्सा 1200 है तो कुल कितने रुपये का लाभ हुआ है? बी का हिस्सा कितना है? 1200, यानी बी को मिला यहाँ कितना है? 40 मिला है। कितना मिला है? 40 मिला है। ये 40 जो है वो 1200 के बराबर है। 1200 अमाउंट मिला है बी को, इस 40 जो है वो 1200 के बराबर है। तो यहाँ से 1 बराबर निकाल लीजिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 3 बार में जाएगा, यानी 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 आ गया। आपसे पूछा है कि कुल लाभ कितना है, तो 1 बराबर आ गया आपका कितना? 30। हम माने थे कुल लाभ कितना? 100 माने थे। 1 बराबर आ गया 30, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका कितना? 3000। 3000 जो है वो कुल लाभ होगा। कितना? 3000 टोटल प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार और बता देते हैं। इसमें बोला गया था कि जो लाभ होता है उसका 10% ट्रस्ट में दे दिया जाता है और जो बच जाता है उसको पूंजी के अनुपात में ये और भी बांट लेते हैं। तो कुल लाभ हम मान लिए कितना? 100 मान लिए। उसका 10 जो है 10% वो ट्रस्ट को चला गया, यानी कि 10 ट्रस्ट को चला गया। 90 बचा। तो इस 90 को ये और भी 5:4 के अनुपात में बांट लिए। तो एक का आया आपका 50 और बी का आया आपका 40, ठीक है। और बी को एक्चुअल में मिला था 1200 रुपया, ठीक है। तो 40 बराबर हम निकालें कितना? 1200 लिख दिए। तो 1 बराबर हम निकल गया मेरा कितना? 30, ठीक है। तो आपसे पूछा था कि कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ हम माने थे 100, ठीक है। तो 1 बराबर 30, तो 100 बराबर कितना? 3000 हो जाएगा। 3000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन लेवल के हैं। क्वेश्चन जो है वो सभी मज़ेदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिए। देखिए, जो भी बाद में जुड़े होंगे उसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये जानकारी बहुत ही बड़ी है। जो भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं, सिलेक्शन बैच में। मात्र 99 रुपये की इस नॉमिनल फ़ी के साथ ये अमाउंट बहुत छोटी है, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर यदि आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो फ़ोनपे, गूगल पे और भीम के माध्यम से इस नंबर पर आप भेज सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर यदि आपको इस बैच से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। इसका आंसर आप निकालिए, देखिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये भी सवाल बहुत ही बढ़िया है। क्या बोला गया है? प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदी, ठीक है। शीला जो है एक निश्चित मूल्य पर साड़ी भी खरीदी है और लहंगा भी खरीदी है। उसने साड़ी को 10%
और लहंगा को 25% लाभ पर बेची। ठीक है, साड़ी को कितना प्रतिशत लाभ पर? 10% के लाभ पर, और लहंगा को 25% के लाभ पर बेच दी। उसने पाया कि साड़ी की कीमत मूल्य लहंगा की बिक्री मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ठीक है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पर। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं कि इसमें क्या ट्विस्ट है। तो खरीदी है साड़ी और लहंगा, तो यहाँ हम लिखते हैं क्या? कॉस्ट प्राइस, और यहाँ हम लिखें क्या? सेलिंग प्राइस। इन दोनों का हम रेशियो लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है। साड़ी कितना प्रतिशत लाभ पर बेची है? साड़ी को 10% लाभ पर बेची है, और 10% मीन्स क्या होता है? 1/10। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आता है तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान है। फिर भी अगर नहीं आता है तो एक बार समझ लीजिए, 10% अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 से भागा करेंगे। अब इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10 आएगा। ठीक है, समझ में आया कि 1/10 कैसे लिखें? सो अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर कि 10% का लाभ हुआ है, यानी कि 1/10, 10% को लिखेंगे। 10% का लाभ हुआ है तो नीचे वाले का आप कॉस्ट प्राइस मान लीजिए। ठीक है, साड़ी का क्रय मूल्य आप मान लीजिए 10 रुपया, उस पर 1 रुपये का लाभ, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका? 11 रुपया साड़ी का। और अब आते हैं लहंगा पर। किसका? लहंगा। लहंगा में क्या है? इसमें 25% का लाभ हुआ है। 25% मीन्स क्या होता है? 1/4 होता है। प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भागा करेंगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, तो नीचे वाले का आप मान लीजिए क्या? कॉस्ट प्राइस, यानी कि लहंगा का क्रय मूल्य था 4 यूनिट, उस पर 1 रुपये का लाभ, 1 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि 5 रुपये में बेची। ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस लहंगा का। अब क्वेश्चन में देखिए ट्विस्ट क्या है। क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? इसमें बोला गया है उसने पाया कि साड़ी की कीमत यानी साड़ी का कॉस्ट प्राइस लहंगा की विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि साड़ी का जो क्रय मूल्य है वो लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ समझिए, साड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपया, और लहंगा का विक्रय मूल्य कितना है? 5 रुपया। ये तो बराबर नहीं है। ठीक है, ये यूनिट में माने हैं, और यहाँ क्वेश्चन में बोला कि ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो कैसे हम बराबर करेंगे? अगर यदि हम 5 में 2 से गुना कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा, और साड़ी का भी क्रय मूल्य कितना है? 10, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये फॉलो कर जाएगा। साड़ी का कीमत यानी साड़ी का कॉस्ट प्राइस और लहंगा का विक्रय मूल्य अब दोनों बराबर हो गए। तो रेशियो क्या कहता है? जितना इधर से गुना कीजिएगा उतना ही आपको इधर से भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब नया कॉस्ट प्राइस और नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो साड़ी का कॉस्ट प्राइस 10 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, और सेलिंग प्राइस 11 भी रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन लहंगा का कॉस्ट प्राइस अब नया कितना हो गया? 4 दूना 8। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10। ठीक है, तभी अब देखिए, साड़ी का क्रय मूल्य 10 है, लहंगा का विक्रय मूल्य 10 है, दोनों बराबर हैं, और क्वेश्चन में भी बोला गया है। तो बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 10। ये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये है आपका सेलिंग प्राइस। कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये 10 और ये 8, 18 कुल हो गया क्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य 11 और 10 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो लाभ कितना हो रहा है? 18 का 21 में हम बेच रहे हैं, तो लाभ आपका 3 रुपये का हो रहा है। किस पर? क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना है? 18। परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको कैंसिल कीजिए, 3 से 6 बार में आ गया कितना? 100/6 आ गया, और 100/6 का मतलब क्या होता है? 16.66%। ये आपको आना चाहिए। अगर परसेंटेज आप पढ़े होंगे तो आपको ये बेहतर पता होगा कि ये कैसे होता है। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 16.66% इसका सही लाभ होगा। समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर नहीं समझ में आया होगा वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए। ये भी सवाल बहुत ही अच्छा है, एवरेज का है। एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन 32 है। ठीक है, तो अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि उसके औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाए? तो 10 पारियों का औसत रन दे रखा है, तो हम 10 इनिंग, ठीक है, 10 इनिंग में ये कितना रन कुल बनाया होगा? 10 पारी में कुल कितना रन बनाया होगा? 10 पारी में एवरेज है 32 का, तो कुल कितना रन हो गया? 32 से गुना कर दीजिए, 320। 10 पारी में ये 320 रन अभी तक बना चुका होगा। अगली पारी में उसे कितना बनाना चाहिए? यानी कि 11वां इनिंग में, ठीक है, 11th जो इनिंग होगा उसमें कितना रन उसको बनाना चाहिए कि उसमें औसत रनों में 6 की वृद्धि हो जाए? तो अब हो जाएगा इनिंग कितना? 11। ठीक है, पहले औसत था 32, 6 उसमें वृद्धि करना है, तो औसत कितना हो जाएगा? 32 और 6 38। तो यहाँ से हम 11 पारियों में कुल कितना रन बनाया है ये निकल जाएगा। तो 11 को 38 से गुना करिए, 8, 8 और 3 11, ठीक है, 3 और 1 4, 418 रन बनाया है 11वीं पारी तक।
और 10वीं पारी तक कितना बनाया 320। तो 11वीं पारी में पूछा आपसे कि कितना रन बनाया, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही 11वीं पारी में रन बनाया होगा। तो 418 में 320 को घटाइएगा तो आपको मिलेगा कितना 98। तो 11वीं पारी में उसे 98 रन बनाने होंगे, तभी उसकी औसत रनों में 6 की वृद्धि हो जाएगी। तो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए। देखिए ये आ गया आपका टाइम एंड वर्क का सवाल और मज़ेदार सवाल है। क्या बोला गया है, एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है, एक्स वाई जेड तीनों एक साथ अगर मिल जाए तो 9 दिनों में कर सकते हैं, तो जेड उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। मैं टाइम एंड वर्क का हर टाइप का एक सवाल शामिल किया हूँ, आगे जो आपको मिलेगा आप इसको पहले देखिए। इसमें कौन कौन है, एक्स है, एक्स आपका कितने दिनों में कर रहा है काम को, ये कर रहा है आपका 15 दिनों में, ठीक है। वाई कितना दिनों में कर रहा है, वाई कर रहा है आपका 30 दिनों में। जब तीनों मिल जाते हैं एक्स वाई और जेड, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो काम आपका ख़त्म हो जा रहा है 9 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 15 30 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो एक्स की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक्स की कार्य क्षमता 15 से 90 कितना बार में जाएगा 6 बार में। तो ये आ गया एक्स की कार्य क्षमता। वाई की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 30 3 90 3 हो जाएगा। और एक्स वाई जेड जब इस काम को करेंगे 9 दिन में तो इसकी कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 10, 9 देंगे 90। ये आपका निकल गया क्या, ये आपका कार्य क्षमता है, ध्यान में रखिएगा क्या है ये आपकी इफिशियंसी है, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन बोला गया है कि जेड उसी काम को अकेले कितने दिनों में कर लेगा। तो एक्स की कार्य क्षमता कितना है 6 और वाई की कार्य क्षमता कितना है 3 और इन तीनों की कार्य क्षमता एक्स वाई जेड का कितना है 10। तो जेड का इसमें निकाल सकते हैं कार्य क्षमता, एक्स का 6 वाई का 3 कुल हो गया 9 और टोटल है 10। तो जेड का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक्स और वाई को जोड़ने पर 9 आ रहा है और तीनों का 10 है, तो अंतर जो होगा वो जेड का इफिशियंसी हो जाएगा, कार्य क्षमता हो जाएगा। तो जेड अकेले कितनों दिनों में कर लेगा, कुल काम है आपका 90 और जेड की कार्य क्षमता कितना है 1 की रेट से ये काम करेगा। इसको काटिएगा तो कितना आएगा 90 दिन, 90 डेज में ये अलोन इस वर्क को डन कर देगा, यानी कि काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको हर एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो एग्जाम के रिलेवेंट होगा, एग्जाम पर आधारित होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:7 है, यानी कि ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता का अनुपात आपको दे दिया है 3:7 है। एक साथ काम करते हुए वे 10.5 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो शेष कार्य का 60% अकेले ये द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, सवाल थोड़ा घुमाया हुआ है, लेकिन अगर यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया है 3:7 है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो 10.5 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क कुल काम निकाल लेंगे। ए की कार्य क्षमता है कितना 3 और बी की कार्य क्षमता 7, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 10 कार्य क्षमता, और ये दोनों कितना दिनों में कर रहे हैं 10.5 दिन में, तो इसको 10.5 से गुना कर दीजिएगा तो ये आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 105। ये कुल काम आ गया। आपसे बोला गया है कि 8 दिन तक वे साथ काम करते हैं, यानी कि 8 दिन तक ये और बी साथ में काम किए हैं। तो ये काम कर रहा है 3 के रेट से और बी काम कर रहा है 7 की रेट से, तो कुल जब काम करेंगे तो 10 की रेट से काम करेंगे, ठीक है। और 8 दिन तक किए हैं तो कितना काम कर दिए होंगे 8 दे के 80 काम, ठीक है। और कुल काम है कितना 105, तो 105 में आप 80 घटा दीजिए तो काम कितना बच जाएगा, काम बच जाएगा आपका 25 काम बच गया, इतना काम बच गया। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि शेष कार्य का, यानी कि जो ये कार्य बचा है 25, उसका 60% ये अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो 25 जो कार्य बचा हुआ है इसका आप निकालिए कितना 60%, ये आपका निकल गया 25 का 60%, ये कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये की कार्य क्षमता कितना है 3, तो 3 से इसको भागा कर दीजिए, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 25 से कैंसिल कीजिए, 25 चौक 100, 4 से इसको कैंसिल कीजिए 60 को 15 बार में जाएगा, 3 से 15 को कैंसिल कीजिए 5 बार में जाएगा। तो ये जो है शेष काम का 60% 5 दिनों में समाप्त कर देगा, 5 डेज में। काफ़ी अच्छा सवाल था, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ये सभी सवाल कॉन्सेप्चुअल हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगले सवाल पर आते हैं,
ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो टॉप लेवल के हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 रह सकता है, जिसको सभी कैंडिडेट सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और जो सॉल्व कर लेता है वही सबसे आगे निकल जाता है। ठीक है, तो वही मैं आपको बैच में सिखाऊंगा कि कैसे आप बड़े बड़े सवालों को आसानी से हल कर लीजिएगा। ठीक है, आराम से उसको सॉल्व कर लीजिएगा कम समय में विद एक्यूरेसी के साथ। अब इसका आंसर करिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। बोला गया है ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ये ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ये लेफ्टिंग कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। ठीक है, ये जो है 10 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ लिखते जाते हैं। ये कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। और बी कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में। 12 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो ये किस दर से काम करेगा? 10 छक 60, 6 की रेट से। ठीक है, और बी किस रेट से? 12 पचे 60, 5 की रेट से ये काम करेगा। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ये जो है वो काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ देता है काम जब समाप्त होगा उससे एक दिन पहले ये काम छोड़ देता है। यानी कि लास्ट का जो एक दिन होगा वो बी अकेले किया होगा। बी लास्ट का एक दिन अकेले किया होगा, क्योंकि ये जो है वो काम समाप्त होने से एक दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। तो आप लास्ट का एक दिन जो काम किया है बी, उसको आप टोटल काम में घटा दीजिए। तो बी की कार्य क्षमता है कितना? 5, और लास्ट का एक दिन काम किया है, यानी कि 5 काम किया होगा। तो 60 में से आप 5 काम घटा दीजिए। ठीक है, तो बचेगा कितना काम? 55 काम। 55 काम ये पहले का काम आ गया। ठीक है, ये 55 काम जो बचा है ये ए और बी साथ में किए होंगे, क्योंकि लास्ट में जो एक दिन छोड़ा था ये, उसको बी ने कर दिया, उस काम को मैंने घटा दिया, तो काम आ गया मेरा 55। जो ये काम आ गया वो ए और बी साथ में काम किए होंगे। ठीक है, तो ए और बी जब साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में ये 55 काम को समाप्त कर देंगे? तो ए की कार्य क्षमता 6, बी की कार्य क्षमता 5, कुल कार्य क्षमता 11। 11 से इसको भागा कर दिए, 11 पचे 55, 5 दिन में शेष काम को 5 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो आपको ये 5 दिन आंसर मार्क नहीं करना है। ठीक है, 5 दिन मार्क नहीं करना है। ये 5 दिन हुआ और एक दिन लास्ट का बी काम किया है। ठीक है, तो कुल कितना हो गया? 6 दिन, 6 डेज कुल काम को करने में लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए। देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है और काफ़ी बेहतरीन लेवल का सवाल है। ऐसा सवाल आपको यूट्यूब पर नहीं कोई कराएगा ऐसे ही। ठीक है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हम कुछ नया सीख पा रहे हैं, इसीलिए मैं इस सवालों को आपके सामने लाया हूँ। अब इसका आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, ए और बी क्रमशः 20 दिनों में और 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ये 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। ठीक है, कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कुल कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो लिखते हैं, ये कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। और बी कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में। तो यहाँ से आप कुल काम निकाल लीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 20 तिया 60, 3 हो जाएगा ए की कार्य क्षमता। बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 30 दूना 60, 2 बी की कार्य क्षमता हो जाएगा। बोला गया है कि वे साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ये काम छोड़ देता है। तो 4 दिन तक ये और बी दोनों साथ में किए होंगे। किस रेट से करेंगे? ये काम कर रहा है 3 की रेट से, बी काम कर रहा है 2 की रेट से। तो कुल रेट कितना हो गया? 5, 3 और 2 5, 5 की रेट से ये दोनों 4 दिन काम किए हैं। तो कुल काम कितना हो गया? 20। तो 20 काम आप इसमें से घटा दीजिए टोटल वर्क में से। तो कितना काम बच गया? काम बच गया आपका 40 बच गया। तो जो शेष कार्य बच जाता है उसको बी पूरा कर रहा है। कौन कर रहा है? बी। तो ये 40 काम कुल बच गया है। ठीक है, 40 वर्क बच गया है। और बी की कार्य क्षमता है कितना? 2 है। तो 2 से इसको भागा कर दीजिए, तो कितना बार में जाएगा? 20 बार में। यानी कि बचा हुआ काम जो है वो बी 20 दिनों में पूरा कर देगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि आवश्यक कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कितना दिन लगा है? यहाँ 20 दिन आपका हो गया और 4 दिन ये और बी साथ में किए वो, तो कुल कितना हो गया? 4 दिन इसमें जोड़ दीजिए, 24 दिन कुल लगा है टोटल कार्य को डन करने में, मतलब पूरा समाप्त करने में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका आंसर करिए। ये पाइप एंड सिस्टम का सवाल है और काफ़ी बढ़िया सवाल है। देखिए क्या बोला गया है, एक टैंक को पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है और पाइप बी द्वारा 8 घंटे में खाली किया जा सकता है।
टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा, टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। तो पाइप ये जो है वो आपका 5 घंटे में भर रहा है और पाइप बी जो है वो 8 घंटे में खाली कर रहा है। तो यहाँ से हम सबसे पहले टैंक की क्षमता निकाल लेते हैं। 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। ये जो है वो भर रहा है और बी खाली कर रहा है, यानी ये नेगेटिव वर्क कर रहा है और ये भर रहा है। तो यहाँ से आप पाइप ए की क्षमता निकाल लीजिए कि किस रेट से ये भर रहा है। तो देखिए 40 5 से कितना बार में जाएगा, 8 बार में। ये 8 की दर से भर रहा है पाइप ये, और पाइप बी किस रेट से खाली कर रहा है। तो 40 को 8 से डिवाइड कीजिए, 5 बार में जाएगा, यानी कि ये 5 की रेट से खाली कर रहा है, ये नेगेटिव काम कर रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली टैंक किस रेट से भरा जा रहा है, टैंक जो है वो किस रेट से भरा जा रहा है। ये 8 भर रहा है, ठीक है, और बी जो है वो 5 खाली कर दे रहा है। तो भरा कितना रहा है, 3 ही भरा रहा है, क्योंकि ये 8 भर रहा है और बी उनमें से 5 खाली कर दे रहा है। तो भरा रहा आपका 3 ही, ठीक है, 3 के रेट से भरा रहा है। तो आपसे पूछा है कि आधा भरने में कितना समय लगेगा। तो टैंक की कुल कार्य क्षमता कितना है, 40 है, इसका आधा भरना है, यानी कि 20 लीटर हमको भरना है। और किस रेट से भरा रहा है, 3 की रेट से भरा रहा है। ये 3 कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 20/3 मतलब क्या होता है, 6.2/3। इतने घंटे में ये टैंक क्या हो जाएगा, आधा भर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर निकालिए। इसका ऑप्शन नहीं है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्या है, पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को 6 और 8 घंटे में क्रमशः भर सकते हैं तथा पाइप सी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं ये, यहाँ लिखते हैं बी और यहाँ लिखते हैं सी। सी जो है ये खाली करने वाला है, इसलिए माइनस इसको दे देंगे। ये जो है आपका 6 घंटे में भर रहा है, बी आपका भर रहा है 8 घंटे में और सी खाली कर रहा है 12 घंटे में। एलसीएम लीजिए 6, 8 और 12 का कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। ठीक है, ये किस रेट से भरेगा, 6 चक 24, 4 की रेट से। बी किस रेट से, 8 तिया 24, 3 की रेट से। सी किस रेट से खाली करेगा, 12 दूना 24, 2 की रेट से सी आपका खाली करेगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन 3 घंटे बाद ये को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का शेष हिस्सा कितने घंटों में भरेगा। ठीक है, 3 घंटे तक ये तीनों पाइप एक साथ चले हैं, तो 3 घंटे में किस रेट से ये भरेंगे। ये आपका भर रहा है 4 की रेट से, बी आपका भर रहा है 3 की रेट से, कुल हो गया कितना 7, और सी खाली कर दे रहा है 2 की रेट से। तो ये आपका काम कर रहा है 4 की रेट से, 4 ये भर रहा है, प्लस बी भी भरने वाला है, ये 3 भर रहा है, लेकिन ये इतना जो भरा रहा है उनमें से सी जो है वो 2 खाली कर दे रहा है। तो अल्टीमेटली टैंक कितना भर रहा है, 4 3 7 में 2 चला जाएगा तो 5 की रेट से टैंक जो भरा जा रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। ये 4 की रेट से भर रहा है, बी 3 की रेट से भर रहा है और सी जो है वो 2 की रेट से खाली कर रहा है। तो एक समय में कितना भरा रहा है, 5 ही भरा रहा है। ठीक है, और ये तीनों 3 घंटे तक चले हैं, तो कुल कितना काम कर दिए होंगे, 5 को 3 से गुना कर दीजिए, 3 घंटे में 15 काम ये कर दिए होंगे। और कुल काम कितना है 24 में से आप 15 को घटा दीजिए तो कितना काम बच जाएगा आपका, 9 काम बच गया, ये काम बच गया। और आपसे पूछा गया है कि टंकी का शेष हिस्सा कितने समय में भरा जाएगा। ये जो शेष बचा है 9 काम, इस 9 काम को कितने समय में भरा जाएगा। और ये जो है अब काम करना बंद कर देगा क्योंकि ये को बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप काम कौन करेंगे, बी और सी करेंगे। ठीक है, बी और सी करेंगे। तो बी आपका 3 की रेट से भर रहा है और सी आपका 2 की रेट से खाली कर रहा है। तो काम हो कितना रहा है, एक ही हो रहा है, क्योंकि 3 भर रहा है उनमें से 2 खाली कर दे रहा है, तो एक ही भरा रहा है। और कुल काम है कितना, 9। तो 9 को 1 से भागा कर दीजिए तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो शेष काम को करने में 9 घंटे का समय लगेगा। और वही आपसे पूछा है, आपसे पूछा कि टंकी का शेष हिस्सा कितने घंटों में भरा जाएगा, तो 9 घंटे में भरा जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा गया था कि कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 9 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। अगर यदि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो समझिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए। ये आ गया आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का सवाल। क्या बोला गया है, एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट की देरी से पहुँचता है, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले ऑफिस पहुँच जाता है। तो ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका मैं सुपर फास्ट तरीका आपको बताता हूँ, एकदम 2 सेकंड में इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। 24 की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट की देरी हो जा रही है, और 30 की स्पीड से जा रहा है तो 20 मिनट पहले पहुँच जा रहा है।
तो सबसे पहले देखिए कितना समय का अंतर हो रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच रहा है और एक में 20 मिनट बाद पहुंच रहा है, तो अंतर कितना हो जा रहा है 30 मिनट का, 10 और 20 30 मिनट का अंतर हो जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे हल करिए। इसका सही तरीका किस प्रकार से आप तुरंत आंसर कर सकते हैं, पहले स्पीड को, दोनों स्पीड को ऊपर में गुना कर दिए, 24 की स्पीड और ये 30 की स्पीड, नीचे फिर स्पीड को घटा दीजिए, 30 में 24 को घटाइए कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, और कितने समय का अंतर आ रहा है 30 मिनट का। ठीक है, तो 30 से इसको गुना कर दीजिए, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस निकल जाएगा, लेकिन ये 30 जो है मिनट में है, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से इसको भागा कर दीजिए। अब इसको कैंसिल कीजिए, 30 से इसको काटिए 2 बार में, 30 दूना 60, 2 से इसको काटिए कितना बार में 12 बार में। ठीक है, 6 से इसको काटिए कितना बार में 2 बार में, तो 30 दूना कितना हो जाएगा ऊपर पर 60, तो 60 किलोमीटर उसका ऑफिस की दूरी है, 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि इतना स्पीड से जाता है तो इतना मिनट पहले पहुंच जाता है, और इस स्पीड से जाता है तो इतना मिनट की देरी हो जाता है, तो सबसे पहले दोनों स्पीड को ऊपर में गुना कर दीजिए, फिर स्पीड का अंतर लिखिए नीचे, और जितने समय का अंतर हो रहा है उसको गुना कर दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। इसका आंसर करिए, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। ये भी सवाल आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है, टॉप लेवल का सवाल है ये। क्या बोला गया है, 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर सुबह 8 बजे चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, आगे बोला है दूसरी रेलगाड़ी बी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर सुबह 9 बजे चलना प्रारंभ करती है, तो वे किस समय एक दूसरे से मिलती है। तो सबसे पहले देखिए शहर ये यहाँ है और बी आपका शहर यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 330 किलोमीटर, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 330 किलोमीटर इन दोनों की बीच की दूरी हो गई। ठीक है, ट्रेन ये जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जा रहा है, और ये सुबह 8 बजे चला है, मॉर्निंग 8 AM, और ट्रेन बी जो है वो ए की ओर आ रहा है, और इसकी चाल जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये सुबह चली है 9 बजे 9 AM में। तो ये दोनों जब एक दूसरे की ओर आएंगे तो कब मिलेंगे, तो देखिए ट्रेन ये जो है वो 8 बजे आपका चला है, ट्रेन बी जो है वो 9 बजे चला है, यानी कि ट्रेन ये है वो 1 घंटा पहले चला है, 8 बजे चला है, ये 9 बजे चला है, ट्रेन ये 1 घंटा पहले चला है, तो ये घंटा में ट्रेन ये कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 60 की स्पीड से जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि 60 किलोमीटर ये कैसे आया, क्योंकि ट्रेन ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 1 घंटा पहले चला है, तो 1 घंटा में ये 60 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा, यानी कि ट्रेन ये अब ये भी आ गया कितना 9 बजे, 9 बजे ट्रेन ये भी हो गया, ट्रेन बी भी अब 9 बजे हो गया, यहाँ से इसको ट्रेन ए को 1 घंटा आगे बढ़ा दिए, 60 किलोमीटर 1 घंटा में तय कर चुका है। अब बचा दूरी कितना है, कुल दूरी है आपका 330 किलोमीटर। ठीक है, उसमें से 60 किलोमीटर ये आपका तय कर चुका है, तो अब 9 बजे ये और बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो 330 में 60 किलोमीटर घटा दीजिए तो 270 किलोमीटर दूरी बच जाएगा। ठीक है, ये दूरी बच जाएगा। अब ये दोनों किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगे, तो ये विपरीत दिशा में है, ट्रेन इधर ये जा रहा है और ट्रेन बी इधर आ रहा है, तो ये विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में जब भी होंगे तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, तो दूरी आपका कितना है 270 किलोमीटर दूरी बचा है, और चाल कितना हो जाएगा, ट्रेन ए की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन बी की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगा, तो दूरी बटा चाल, तो समय निकल जाएगा, यानी कि यहाँ 60 प्लस का कर दीजिए कितना 75, तो इसको जोड़िए 270 डिवाइड बाय 60 और 75 को जोड़िए कितना हो जाएगा 135 आ जाएगा, 135 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिए, 135 से कितना बार में जाएगा 2 बार में, 135 दूना 270, यानी कि इन दोनों को, ठीक है, ये जो बची हुई दूरी है इसको चलने में 2 घंटे लगेंगे, तो ये कब मिलेंगे, तो 9 बजे ये चलना प्रारंभ किए हैं, दोनों को 9 बजे कर दिए हैं, ये भी 9 बजे ये भी 9 बजे, तो 9 से 2 घंटा आगे बढ़ा दीजिए, तो 9 से 2 घंटा आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि 11 AM में दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि शहर ए और शहर बी ये दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ था। ठीक है, एक चल रहा था 8 बजे ट्रेन ए,
ट्रेन बी चल रहा था आपका 9 बजे, तो ट्रेन ये जो है वो 1 घंटा पहले चल रहा था। तो टाइम को बराबर करने के लिए इसको ट्रेन ये को 1 घंटा आगे बढ़ा दिए, यानी ये घंटा में ये 60 की स्पीड से जा रहा है, तो ये घंटा में ये 60 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। तो 330 में अब 60 किलोमीटर घटा दिए, तो मेरा बचा हुआ दूरी कितना आ गया, 270 हो गया। अब दोनों ट्रेनें 9 बजे हो गई, दोनों ट्रेनें 9 बजे हो गई, और दूरी बचा था मेरा कितना, 270। स्पीड कितना हो जाएगा, विपरीत दिशा में जब आएंगे तो स्पीड जुड़ जाएगा। तो एक का स्पीड था 60, दूसरे का था 75, जोड़े तो 135 आया, इसको डिवाइड किए तो 2 घंटा आ गया। ठीक है, तो 9 बजे से 2 घंटा आप आगे बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 AM में ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएगी। आई होप ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन्हीं सवाल को आपको बैच में कुछ और बेहतर तरीके से आपको मैं बताऊँगा, ताकि एक भी कन्फ्यूजन आपके अंदर ना रहे। तो बात करते हैं अब इस सवाल का, इसका आप आंसर करिए। देखिए ये आपका आ गया बोट एंड स्ट्रीम का सवाल। ठीक है, क्या बोला गया है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ हो गया आपका क्या, नाव जिसको बोलते हैं बोट। ठीक है, यहाँ आपका हो गया धारा, इसको स्ट्रीम हम बोलते हैं। इन दोनों के बीच स्पीड का अनुपात आपको दे दिया है। ठीक है, क्या दे दिया है कि धारा की चाल का 3 गुना है नाव का चाल। तो धारा का चाल हम मान लेते हैं 1 यूनिट, तो नाव की चाल इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला है यदि धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटे लगते हैं तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। तो धारा के विपरीत कितना किलोमीटर जा रहा है, 48 किलोमीटर, कितना समय लग रहा है, 6 घंटा। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया आपका क्या, टाइम। तो क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गया। ये कौन सा स्पीड आया, ये आपका आया अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है, स्पीड घट जाता है। ठीक है, नाव की स्पीड से धारा की स्पीड घट जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, क्या यहाँ हम निकालते हैं सबसे पहले, जब धारा की दिशा में जाएगी तो चाल क्या होगा, और धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल क्या होगा। तो यहाँ हम स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। धारा की दिशा में जब जाएगी तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 4 यूनिट हो जाएगा धारा की दिशा में जब जाएगा तो। ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल घट जाएगा, 3 में 1 घटा दीजिए 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, धारा की दिशा में चाल, और ये धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो देखिए यहाँ जो स्पीड आया है वो धारा की विपरीत दिशा में चाल आया है, और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितना रेशियो है, 2 रेशियो है। तो 2 रेशियो बराबर आपका कितना है, ये 8 दे रखा है, तो 1 रेशियो बराबर निकाल सकते हैं, 1 रेशियो बराबर 4 आ गया, 1 रेशियो बराबर 4 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल कितना है, 3 रेशियो है, ये 3 रेशियो, 1 रेशियो बराबर आया आपका कितना, 4। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3 से इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल हो जाएगी शांत जल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर करिए। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल है। देखिए 40 लीटर वाले दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, किस मात्रा में पानी मिलाएं जिससे नए मिश्रण में 20% पानी हो। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं क्या, मिल्क, यहाँ लिखते हैं क्या, वाटर। इन दोनों का रेशियो लिखते हैं, 10 लीटर क्या है, पानी है, इधर हम लिखते हैं 10 लीटर पानी है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, 0 से 0 हटाइएगा तो 9:1 आ जाएगा। तो मिल्क आपका हो जाएगा 9 और वाटर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला है कि किस मात्रा में पानी मिलाएं जिससे नए मिश्रण में 20% पानी होना चाहिए, यानी 20% पानी होगा नए मिश्रण में तो 80% दूध होगा। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, 20 चौके 80, यानी कि 4:1 का रेशियो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं 4:1, नया अनुपात ये आ गया। ठीक है, किस अनुपात में हम पानी मिलाएं, तो मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। ठीक है, तो मिल्क में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले मिल्क है 9 यूनिट, बाद में हो जा रहा है 4 यूनिट, तो ये गड़बड़ है। पानी हम मिला रहे हैं तो पानी में बदलना चाहिए, मिल्क आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ हम मिल्क को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, तो 9 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 9 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कर दिए गुना किया 4 का, यहाँ गुना कर दीजिए आप 9 का, बन गया 36, मिल्क बराबर हो गया। रेशियो में जितना इधर से गुना किए उतना इसमें भी गुना करना पड़ेगा, उतना आपको इसमें भी गुना करना पड़ेगा।
तो अब नया अनुपात क्या आ गया, यहाँ लिखते हैं मिल्क, यहाँ लिखते हैं वाटर। नया अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चक 36 पहले का, और ये 4 एकम 4, ठीक है। नया बन जाएगा आपका ये 36 और ये हो जाएगा आपका 9 एकम 9, ठीक है। अब मिल्क इसमें दोनों में बराबर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस मात्रा में पानी मिलाया जाए, ठीक है। तो देखिए पहले पानी था 4 यूनिट, अब कितना हो गया 9 यूनिट। कितना मिलाए हैं, 5 यूनिट मिलाए हैं, ठीक है। और मेरे पास पहले कितना था मिश्रण, 40 लीटर था, और रेशियो पहले देखिए कितना है 36 और 4 40, यानी कि 40 यूनिट बराबर 40 लीटर है। तो 1 रेशियो बराबर 1 आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर 1। तो पानी मिलाएं कितना, पहले था 4 अब हो गया 9, 5 मिलाएं, 1 बराबर 1 आया तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पानी हम कितना मिलाएं 5। ऑप्शन नंबर 4 यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका रेशियो मेथड, एकदम सबसे शॉर्ट तरीका इसको सॉल्व करने का। कुछ इसी अप्रोच से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये आज का अंतिम सवाल है। इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क में है। क्लास समाप्त करने से पहले मैं एक बार और इस बैच के बारे में आपको बता देता हूं, जो अंत में जुड़े हैं उसको मैं बता देता हूं कि जो भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं इस बैच में आपको कराऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। इसमें 25 दिन का टारगेट लिया गया है। इस बैच का फी एकदम नॉमिनल रखा गया है, मात्र 99 रुपये में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप गूगल पे के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से या भीम के माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। फिर भी आपका कोई क्वेरी हो तो आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। और ये बैच आपका स्टार्ट होगा 10 दिसंबर से, 10 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। और सभी क्वेश्चन आपको हॉट ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप कम समय में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो सारा बेस्ट तरीका आपको बताऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर यदि आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।